आज की क्लास में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, दैट इज सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। ठीक है, अब सेपरेशन कहाँ से करना है? तो डीएनए ऐसा तो है नहीं कि किसी नॉन लिविंग सिस्टम में या फिर कहीं भी किसी और जगह पे आपको एक्स वाई जेड प्लेसेस पे मिल जाएगा, नहीं। डीएनए आपको जब भी मिलेगा तो लिविंग सिस्टम में ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा? लिविंग सिस्टम के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपने उसको सेपरेट कर लिया है, आइसोलेट कर लिया है, ठीक है, तो आपको उसके कटिंग के लिए क्या चाहिए? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस चाहिए। ठीक है, तो ये पढ़ा हुआ आपने पिछली क्लास में, तो थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रूल लिखते हैं, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा? डीएनए को कट करने का काम करेगा। ठीक है, द कटिंग ऑफ डीएनए, द cutting of DNA, the cutting of DNA by restriction एंडोन्यूक्लियेसेस। कौन करेगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है यही कट करने का काम करता है। ठीक है, और जब आपने इसको सेपरेट कर लिया, मतलब कट कर लिया, उसके बाद आपको करना क्या है? इसको सेपरेट करना है। इसके सेपरेशन के लिए एक नई टेक्निक आती है यहाँ पे, दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या नाम है उसका? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मैं शो करती हूँ आपको कैसे होता है ये। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्या होना है? डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं, जिसको देखिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने इस डीएनए के फ्रेगमेंट को क्या किया? कट किया। क्या किया? ऐसे काटा। तो कट किए हुए जो फ्रेगमेंट्स हैं उसमें उसको सेपरेट करने का, सेपरेशन का काम कैसे होगा? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से होता है। कैसे होता है वो? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से होता है। मैं शो करती हूँ कैसे होता है, ये डायग्राम से आपको समझ आएगा। ठीक है, तो फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए can be separated by a specific technique, by a specific technique, by a specific technique known as gel electrophoresis। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है उसको देखना है आपको। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है? एक ऐसा इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक यूज करते हैं हम लोग, जिसमें ये क्या डाला हुआ है? यहाँ पे एगरोस जेल डाला हुआ है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि व्हाट इज एगरोस जेल, है ना? तो एगर जो एल्गी है, जिसको सी वीड्स भी हम लोग बोलते हैं, उससे यहाँ पे एक मीडियम बनाया जाता है। एक मीडियम जो है यहाँ पे तैयार किया जाता है, दैट इज एगरोस जेल। ठीक है, यहाँ पे सैंपल वेल्स होते हैं, तो इसके अंदर डीएनए के उन फ्रेगमेंट्स को डाला जाता है। तो जब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, ये जो पावर सप्लाई आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, जब आप इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे देना स्टार्ट कीजिएगा, तो दोनों रॉड्स में से एक, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, एक क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताइए, आपको तो पता है कि डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो इन सब के अंदर आपने क्या डाला है? जेनेटिक मटेरियल डाला है। और क्योंकि डीएनए कैसा है? नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो ये डीएनए क्या करता है? इधर से मूव करना स्टार्ट करेगा।
क्या करेगा, इधर से जो जिसका लेंथ जितना छोटा होगा वो उतना दूर तक मूव करके जाएगा। इसको आप एनसीईआरटी की भी डायग्राम में देखेंगे, वहां भी आपको ये बात, सिर्फ ये प्लेट जो है यहाँ पे इसको शो किया जा रहा है, इस डायग्राम की बात कर रही हूँ मैं। इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये जो स्मॉलेस्ट है वो दूर तक मूव करके जाएगा और जो लार्जेस्ट है वो यहीं रह जाएगा। रीजन क्या है, डीएनए आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि नेगेटिव है तो ये किधर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ये मूव करके जाएगा, क्योंकि क्या है, ये खुद क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज है, कौन, डीएनए, ठीक है। तो ये मूव करता हुआ जाएगा, तो ये जो छोटे छोटे जो थे वो दूर तक मूव करके जाते हैं और जिनका साइज बड़ा है वो पास ही रह जाते हैं। इसको हम लोग सीविंग इफेक्ट कहते हैं। ये देखिए, इसको हम क्या कहते हैं, सीविंग इफेक्ट, SIEVING, सीविंग इफेक्ट, दिस इज टर्म्ड एज सीविंग इफेक्ट, ठीक है। और आपने इस सिस्टम का जो यहाँ पे मैट्रिक्स बनाया है वो किसका बनाया है आपने, एगरोस जेल का बनाया है। किसका बनाया है, एगरोस जेल को आप कहाँ से एक्सट्रैक्ट करके ला रहे हैं, सीवीड से, ठीक है। तो एगरोस जेल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स, ठीक है। लिख लीजिए आगे, एगरोस जेल agarose gel is extracted from extracted from seaweeds, सीवीड से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। जब आपने उस प्लेट के ऊपर डाला तो इसका मूवमेंट किसके थ्रू मूव करता है, सीविंग इफेक्ट के थ्रू, दैट इज सीविंग इफेक्ट। SIEVING, sieving effect in gel electrophoresis, electrophoresis, shorter molecules move faster and migrate further than longer ones because shorter molecules migrate more easily through the
pores through the pores of the gel. Pores of the gel. This phenomena is called sieving. SIEVING. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सीविंग बोलते हैं। ठीक है, तो यही मैं आपको समझा रही थी कि हो क्या रहा है यहाँ पे, सीविंग इफेक्ट काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? ये सीविंग इफेक्ट provided by the agarose gel. Hence, the smaller the fragment size, the farther it moves. Look at the figure 11.3 and guess at which end of the gel the sample was loaded. ऑब्वियस है, ये जो वेल्स है ना यहाँ पे, इसके अंदर सैंपल को लोड किया गया था। इसके अंदर क्या किया गया था? सैंपल को लोड किया गया था। एंड द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज दिस। ये क्या है? इसका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, इस डायरेक्शन में ये मूव करके जा रहे हैं। ठीक है, अब सब कुछ हो गया। ठीक है, तो आपको क्या लगता है इतना आसान है डीएनए को देखना? अब होगा क्या यहाँ पे, डीएनए को देखने के लिए, डीएनए को अगर आपको विजुअलाइज करना है तो उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको उसको स्टेन करना पड़ेगा इथीडियम ब्रोमाइड से। किससे स्टेन करना पड़ेगा? इथीडियम ब्रोमाइड से। लेकिन अगर आपने इथीडियम ब्रोमाइड से उसको स्टेन कर दिया, डाई कर दिया है, लेकिन यूवी रेडिएशन के अंदर अगर उसको आपने देखा नहीं है, तब भी आपको नजर नहीं आएगा। तो इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करने के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा? उसको यूवी रेडिएशन के अंदर देखना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि बिना स्टेनिंग के किसी भी कीमत पे कितना भी पावरफुल माइक्रोस्कोप आप लेके आएंगे, आपको डीएनए कभी भी नजर नहीं आएगा, है ना। तो आगे हम लोग लिखते हैं, इथीडियम ब्रोमाइड भी आपको लिख देती हूँ मैं। इथीडियम ब्रोमाइड, इथीडियम ब्रोमाइड। डीएनए is stained by Ethereum bromide. DNA is stained by Ethereum bromide to visualize under microscope. आगे देखिए, स्टेनिंग ऑफ डीएनए, स्टेनिंग ऑफ डीएनए is followed by यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन फिर आपको वहां पे प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि डीएनए जो है वो नजर आए। और इतना करने के बाद इसके देखने के प्रोसेस को हम लोग इल्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? The separated bands of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece. The step is known as illusion. क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इल्यूजन बोलते हैं, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके मैंने आपको पहले ही बोला था कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो और नॉर्मली अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें ना, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह में जब आप इल्यूजन देखते हैं, तो इल्यूजन का मतलब क्या है कि अगर आप एक मटेरियल को क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सॉल्वेंट के अंदर अगर कोई मटेरियल प्रेजेंट है उसको अगर आप
एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, उस सारे प्रोसेस को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? इल्यूजन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इल्यूजन क्या है, दूसरे सेंस में आ रहा है, थोड़ा सा दूसरे सेंस में, बहुत अलग तो हम लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इल्यूजन हो गया। इसको लिख लीजिए। एक लास्ट लिख लीजिए, इल्यूजन। इल्यूजन में लिखिए, it helps in extraction of sample material into the solution so it can be visualized, it can be, और नॉर्मल सबको मिला के हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, कैन बी टेस्टेड इजीली। कैन बी टेस्टेड इजीली। चलिए, हो गया। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये आपने देखा, ये जो प्रोसेस था आपके पास, दैट इज इल्यूजन। लास्ट में यहाँ देखिए इस पेज पे, the DNA fragments purified in this way are used in constructing recombinant DNA by joining them with cloning vectors। तो आप कर क्या रहे थे? इतना जब प्रोसेस किया आपने, फिर क्या करना है? क्लोनिंग वेक्टर्स में उसको ज्वाइन करना है, ठीक है। ये आपने पढ़ा, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का, दैट इज फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स। रिटन एग्जाम में एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन जो कि बच्चों से 5 मार्क्स का पूछा जाता है, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और दूसरा फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स। काफी आसान है, मैं बस समझाती चली जाती हूँ, बहुत ज्यादा लेंदी करने का कोई फायदा है नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स। देखिए समझा रही हूँ, कहीं पे डाउट होगा पूछ लेंगे मेरे से। शॉर्टेस्ट फॉर्म में दिया है, इस वजह से नहीं लिख रही मैं, और कोई बात नहीं है। देखिए इससे छोटा कुछ हो नहीं सकता। हम पता है यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो आपने वेक्टर को सिलेक्ट किया है, ठीक है, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन सा उसमें फीचर होना चाहिए, ठीक है। तो यही हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक में देखने जा रहे हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। वेक्टर, अगर क्लोनिंग वेक्टर आप देख रहे हैं तो उसका कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर होना चाहिए? सबसे पहला गुण, फर्स्ट फीचर, उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का साइट होना चाहिए। मतलब
अगर एक डीएनए आपके पास अवेलेबल है, अगर आप इसकी कॉपी बनाना चाहते हैं तो कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा पॉइंट होगा ना जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, उसको हम ओरी साइट बोलते हैं। ये देखिए ओरी साइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो यहाँ देखिए साफ साफ मेंशन किया जा रहा है आपको, दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। वापस सेम वही पेज नंबर आपका 197 का यहाँ पे डायग्राम जो है उसका डिस्कशन दिया जा रहा है। दिस सीक्वेंस इज आल्सो responsible for controlling the copy number of the linked DNA. So, if one wants to recover many copies of the target DNA, it should be cloned in a vector whose origin support high copy number. ठीक है, मतलब कुल मिला के गुण क्या होना चाहिए कि उसमें एक ओरी साइट होना चाहिए, पहला फीचर, ठीक है। यहां से समझने वाली बात आती है जो मैं आपको समझाना स्टार्ट करती हूँ, बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। एक कहानी में समझाती हूँ इसको समझाने के लिए आपको, इस टॉपिक को इजिली समझने के लिए। देखिए कैसे समझ आएगा आपको, एक रफ पेज ले रही हूँ मैंने क्या किया, दो मीडियम लिया है, दो कल्चर मीडियम, एक ये लिया है मैंने, एक ये लिया है, ठीक है। एक को मैंने ए लिख दिया है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, दूसरे को मैंने बी लिख दिया है, दूसरे को मैंने क्या मार्क कर दिया है यहाँ पे, बी लिख दिया है, ठीक है। तो ए वाले मीडियम के अंदर भी हम क्या करेंगे, कुछ बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे, इसको मैंने ब्लू कलर से बना दिया। कुछ बैक्टीरिया को हमने किस में ग्रो किया है, ए में ग्रो किया है, और एक को हम रेड से ही बनाते हैं, कुछ बैक्टीरिया को हमने बी में ग्रो किया है, ठीक है। ये ए के अंदर जो बैक्टीरिया है उसके अंदर खासियत ये है कि हमने इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा भाई कैसा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, तो इसके अंदर हमने ऐसा डीएनए डाला है जिसके अंदर एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन है, एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट, एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन्स है इसके अंदर, क्या है, एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन्स है, ठीक है। तो हम अगर इसको फर्स्ट वाले को भी एम्पीसिलिन में, कहावत आपने सुना ना, लोहा लोहे को काटता है, बोलते हैं ना हम लोग, तो इसको भी आपने एम्पीसिलिन में डाला, सेकंड वाले को भी आपने क्या डाला, एम्पीसिलिन में डाला, क्या होगा पता है आपको, होगा ऐसा कि फर्स्ट वाले मीडियम में आपने जितनी बैक्टीरिया को डाला था ये सब सरवाइव कर जाएंगी, और सेकंड वाले में आपने जितनों को डाला था सबकी डेथ हो जाएगी। रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन इसके पास है जो इसको सरवाइव करा सकता है, और इसके पास नहीं है। तो क्या मतलब हुआ, इसको, इस बैक्टीरिया को हम लोग रिकॉम्बिनेंट भी बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स या फिर ट्रांसफॉर्मेंट्स बोलते हैं हम इनको, क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट्स, ठीक है। तो बोला जाता है, इसका मतलब एम्पीसिलिन वहां पे सिलेक्टेबल मार्कर हो गया है ना, तो ओरिसाइट होने के साथ साथ इसके पास एक सुटेबल मार्कर होना चाहिए। मार्कर का मतलब ये है कि जिसका काम क्या हो, पहचानना और वहां से बाहर करना नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को, यानी जिसके अंदर आपने बायोटेक्नोलॉजी नहीं कराई है, एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट्स। वो सिर्फ बोलेगा भाई जिसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी हुई है, जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कराया गया वो ग्रो करेगा, बाकी नहीं करेगा। ट्रांसफॉर्मेशन आपको सिखा रखा है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो कॉस्मेट था वो आप एक होस्ट बैक्टीरियम के अंदर इंसर्ट कर रहे थे, याद आया आपको। नॉर्मली द जीन्स इनकोडिंग रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक सच एज, बस आपको एग्जांपल याद रख लेना है, कुछ नहीं है, एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन आर कंसीडर्ड यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर्स फॉर इकोलाई। द नॉर्मल इकोलाई सेल्स डोंट कैरी रेसिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स। अब क्लियर है सिलेक्टेबल मार्कर, अगर आपको समझ नहीं आया तो पूछ लेंगे मेरे से, क्लियर है बिल्कुल, सिलेक्टेबल मार्कर क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे सीखते हैं, जहां से मतलब सिर्फ एक थर्ड पॉइंट ऐसा है ना जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है, मैं हर बैच में यही बात बोलती हूँ, सिर्फ एक यही ऐसा पॉइंट है जिसको समझने में बच्चों को दिक्कत आती है, इसको छोड़ के कोई भी एक ऐसा सिंगल पॉइंट नहीं है जिसमें बच्चों को कभी दिक्कत आए, बाकी सब आसान है। वो तो एक छोटी सी बात है, कॉमन सेंस है कि जिसके अंदर आप रेसिस्टेंस प्रोवाइड कराएंगे वो सरवाइव करेगा, बाकी सरवाइव नहीं करेगा, छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात तो है नहीं है ना। अब यहाँ पे समझना है बहुत ध्यान से, क्लोनिंग साइट्स की बात करते हैं। क्लोनिंग साइट क्या हो गया, इसका मतलब है कि ऐसा साइट या ऐसी जगह
ये खुद डिसाइड करके देगा, जहां पे कि आप क्या कीजिएगा, जीन्स को इंसर्ट करने का काम कीजिएगा। दैट आर क्लोनिंग साइट्स। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? क्लोनिंग साइट्स बोलते हैं, है ना। तो आगे देखिए, इसमें क्लोनिंग साइट्स जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, इस तो यहाँ पे PBR 322 इसको नाम दिया गया है। मैं आपको समझा देती हूँ। इसको याद करने का तरीका क्या है, 5 टाइम्स आप अपनी कॉपी में इसको देख के बनाएंगे, छठी बार में 6 टाइम्स में आप इसको बिना देखे हुए बना सकते हैं। गारंटी है मेरी, आप देखिएगा इसको बना के। ठीक है, देखिए जिस जगह पे अब जैसे TETR लिखा है, तो मतलब टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, तो किस साइट पर लगाया गया है, तो BAM H1 साइट इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेल1 साइट है, ROP है यहाँ पे। ठीक है, ORI साइट है, यहाँ से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे देखिए यहाँ पे HIND3 काम कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, HIND3 काम कर रहा है। तो आपको यहाँ पे PBR 322 का डायग्राम दिया जा रहा है। किसका डायग्राम? और कैसे नीट के एग्जाम तक की बात मैं बता रही हूँ, कैसे पूछा जाता है। इन सब जगहों पे डैश 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 डैश, सपोज कीजिए कि 4 आपको यहाँ पे देखना है कि किसमें क्या प्रेजेंट है। आपको ऑप्शन 4 पर ए में ABCD, बी में ABCD, बताइए किस ऑप्शन में सही ABCD लिखा हो। बस क्वेश्चन में दम कहाँ है? क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है आपकी बुक से ही, डायरेक्ट और सीधा क्वेश्चन है। बस आपका दिमाग चेक किया जा रहा है कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे तब आपने कितने कंसंट्रेशन के साथ इसको देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्लोनिंग साइट्स में, किसमें? क्लोनिंग साइट्स, क्लोनिंग साइट्स। ठीक है, तो क्लोनिंग साइट में बात ये है कि जिस जीन को जाके वहां बैठना है, तो उसको रिकॉग्नाइज भी करना पड़ता है कि हाँ कौन सी जगह मेरी और कहाँ जाके मुझे स्टिक होना है। जैसे ये एम्पिसिलिन है, आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, एम्पिसिलिन दिख रहा है। तो आप जिसको वहां पे सेट करेंगे उसके अगेंस्ट में ये एंटीबायोटिक, उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में ये रेसिस्टेंस को शो करने का काम करेगा। ठीक है, अब एक यहाँ पे टॉपिक आता है क्लोनिंग साइट्स में, एक टॉपिक क्या होता है, इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। एक टॉपिक क्या आता है इसी क्लोनिंग साइट के अंदर आता है, दैट इज इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। इंजर्शनल इनएक्टिवेशन ये क्या है? सो देखिए, आपने क्या किया, सबसे पहले the transformants growing on ampicillin containing medium are then transferred on a medium containing tetracycline। मतलब आपने एक मीडियम जो है जिसके अंदर आपने क्या देखा, जिसके अंदर आपने ट्रांसफॉर्मेशन कराया था, रेड कलर का मान लीजिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन आपने कराया था, और ब्लू कलर वाले ऐसे हैं जिसको आपने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कराया था। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेंट्स मतलब जिसमें आपने ट्रांसफॉर्मेशन कराया है वो ग्रो करेगा एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे। ठीक है, फिर आपने क्या किया, मीडियम बदल दिया, यही सबको खिसका के आपने यहाँ पे जो मीडियम है जो टेट्रासाइक्लिन का डाल दिया, टेट्रासाइक्लिन का मीडियम आपने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, recombinant will grow in ampicillin containing medium but not on the containing tetracycline। फर्स्ट वाले में तो सरवाइव कर गया, लेकिन टेट्रासाइक्लिन वाले में सरवाइव नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? टेट्रासाइक्लिन में ये सरवाइव नहीं करेगा। तो ये बताता है कि इसके अंदर जो रेसिस्टेंस था आपने किसके लिए प्रोवाइड किया था, एम्पिसिलिन के लिए। तो भाई जिसके लिए रेसिस्टेंस प्रोवाइड कीजिएगा उसी में तो ये सर्वाइव करेगा। ठीक है, लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक्स। लेकिन अगर वैसे में ही कोई बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है इसका नाम जाना जाता है कि कैसे ऑर्गेनिज्म है ये, अपने टफ वॉल को कैरी करने की वजह से काफी ज्यादा खुद ही रेसिस्टेंट ऑर्गेनिज्म है ये। लेकिन जो यहाँ पे नॉन रिकॉम्बिनेंट्स थे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है दोनों मीडियम से, तो उससे भी पहचान किया जा सकता है कि उसमें से कौन से ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ू मैं? क्लियर है यहाँ तक? तो कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अगर आपसे पूछा आप कर क्या रहे हैं, क्या ये चल क्या रही है ये ड्रामेबाजी, आपको बोलना है कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन जो है वो हमें सिर्फ ये पहचान करने में मदद करता है कि भाई कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं हम लोग। आगे चलिए, आगे देखिए आगे क्या है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका सेगमेंट। ये देखिए, ये फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, देखिए नेक्स्ट क्या है। तो आपने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट्स को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, पहचान रहे हैं। ठीक है, कैसे पहचान रहे हैं, क्योंकि जो रिकॉम्बिनेंट होगा या फिर जो ट्रांसफॉर्मेंट होगा तो वो तो सरवाइव कर रहा है। अब हम एक से ज्यादा, मान लीजिए जैसे इसकी बात करते हैं, पीबीआर 322 की बात करते हैं। अब आपने यहाँ पे एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन भी डाल दिया, टेट्रासाइक्लिन भी डाल दिया, तो जिसको आपने पहले लगाया था एम्पिसिलिन के अगेंस्ट में ये रेसिस्टेंस को लॉस कर देगा और टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट में रेसिस्टेंस को शो करता है। इस घटना को हम लोग इंजर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं। सिर्फ मैं ये लिख देती हूँ, इंजर्शनल इनएक्टिवेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंजर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए लिख देती हूँ मैं, लिखने से भी बहुत हद तक समझ आता है। आगे चलिए, insertional inactivation, insertional inactivation, insertional inactivation। ठीक है, इसमें देखिए, insertional inactivation, insertional inactivation, insertional inactivation is a technique, is a technique, is a technique used in used in recombinant used in recombinant डीएनए टेक्नोलॉजी। पता है आपको, कुछ नया नहीं है इसमें, डीएनए टेक्नोलॉजी। in this procedure in this procedure in this procedure a bacteria a bacteria carrying a bacteria carrying recombinant plasmids। क्या टर्म सिखाया मैंने आपको इसके लिए, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स। मैंने आपको इसके लिए टर्म सिखाया कॉस्मिड्स, याद आया, कॉस्मिड्स, कॉस्मिड्स और फ्रैगमेंट ऑफ फॉरेन डीएनए, fragment of foreign DNA, a fragment of foreign DNA is made to insert insert into a restriction site restriction site inside a gene inside a gene to resist to resist
एंटीबायोटिक्स, hence causing the gene to to turn non-functional or in an inactivated state. और यहाँ देखिए, selection of recombinants due to inactivation of antibiotics is a cumbersome procedure because it requires simultaneous plating on two plates having different antibiotics. Therefore, alternative selectable markers have been developed which differentiate recombinants from non-recombinants on the basis of their ability to produce color in the presence of a chromogenic substrate. मतलब आप उसको किसी ऐसे substrate के अंदर डालेंगे तो कलर चेंज करेगा, ठीक है। इन दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इसकी वजह से होगा क्या, दिस रिजल्ट्स इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम व्हिच इज रेफर्ड टू एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। आपने जब इसको इंसर्ट किया तो बेचारा काम करना ही बंद कर दिया, तो क्या बोलेंगे उसको, इंसर्शनल। इंसर्ट किया फिर इनएक्टिव हुआ तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। The presence of a chromogenic substrate gives blue-colored colonies if the plasmid in the bacteria doesn't have an insert. यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ उल्टा केस हो रहा है। कलर तब चेंज करेगा जब उसमें आपने कोई बायोटेक्नोलॉजी नहीं कराई है, कोई प्लाज्मिड आपने नहीं डाला है उसके अंदर, ठीक है। Presence of insert results into insertional inactivation of the beta-galactosidase gene and the colonies do not produce any color. These are identified as recombinant colonies. मतलब जो कलर प्रोड्यूस करेगा वो नहीं, जो कलर नहीं प्रोड्यूस करेगा वो रिकॉम्बिनेंट है, और जो कलर प्रोड्यूस करेगा, जो क्या करेगा, कलर को प्रोड्यूस करेगा, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। ये है, इस पेज को नोट कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, ये सब मैं यहाँ से क्लियर कर देती हूँ। लास्ट एक हम लोग इसका फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका। ये पेज हो गया होगा, स्क्रीनशॉट पे ले सकते हैं, आगे बढ़ रही हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बहुत मेजर और वास्ट डिफरेंस है किस किस में, प्लांट्स और एनिमल्स में। ये आपको पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स में क्या है, काफी मेजर डिफरेंस है, ठीक है। तो उसमें ऑब्वियस है कि जो वेक्टर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आपको बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप प्लांट्स में और एनिमल्स में दोनों पे सेम सिस्टम को अप्लाई करना स्टार्ट कीजिएगा। जब फर्क है बहुत ज्यादा तो ऑब्वियस है कि वहां पे उसकी फिजियोलॉजी भी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब होता क्या है कि जो प्लांट और एनिमल है, ठीक है, तो उसमें भी हम लोग किसी चीज को इंसर्ट करने के लिए बैक्टीरिया, वायरस, यही सब माइक्रोब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बैक्टीरिया वायरस का, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज कर रहे हैं, या आपके दिमाग में क्वेश्चन ये अराइज हो रहा होगा कि हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर बैक्टीरिया और वायरस का इस्तेमाल करके अपने इंटरेस्ट ऑफ जीन को कैसे एंटर करा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक मैं केस बताती हूँ आपको, ठीक है। एक आपके पास एग्जाम्पल है, नाम याद करते चलिए साथ के साथ, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ठीक है। साइंटिफिक नेम है, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, ठीक है। क्या है ये, व्हाट इज दिस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, क्या है, तो ये एक पैथोजन है। पैथोजन एक क्या है, ये पैथोजन है, मतलब डिजीज कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म है ये। पैथोजन ऑफ
सेवरल डाइकोट प्लांट, बहुत सारे डाइकोट प्लांट्स में ये क्या करता है, डिजीज कॉज करने का काम करता है। ठीक है, तो सबने बैठ के दिमाग लगाया, बोले अच्छा हम एक काम करते हैं, ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन तो ऐसे भी डाइकोट में जाके इसमें घुस के इसको बीमारी फैलाने का काम कर रहा है, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि इसी के वेक्टर को निकाल के और उसमें हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को डिलीवर कर दे, तो उसका नाम अब टीटीएनए हो जाएगा। नॉर्मल प्लांट सेल को जो ट्यूमरस बनाने का काम कर रहा था, ठीक है, अब हमने उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये प्लांट वाला केस था। एनिमल के केस में, ये किसका केस था, प्लांट वाला। एनिमल के केस में क्या है कि हमें पता है कि जो रेट्रोवायरस है, जो कौन है, रेट्रोवायरस है। पहली बात तो ये कि रेट्रोवायरस का मतलब मैंने आपको समझा रखा है कि इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि ये जो क्या है, रेट्रोवायरस है। ठीक है, तो रेट्रोवायरस के पास ये क्षमता है कि नॉर्मल सेल, अगर आपके पास क्या है, नॉर्मल सेल है, तो नॉर्मल सेल को ये कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर सकता है। नॉर्मल सेल को क्या कर सकता है, ये कैंसरस सेल में कन्वर्ट करने का काम कर सकता है। तो जब नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट करने का काम ये कर सकता है, तो हम क्या करेंगे कि जब ये यूकैरियोटिक होस्ट में खुद ही बिना इनविटेशन के जा ही रहा है, तो इसको पकड़ के, रेट्रोवायरस को पकड़ के हम बोलते हैं भाई एक काम करो, हमारा पार्सल भी लेते जाओ। जैसे होता ना, हम किसी से पूछते हैं भाई आप किधर जा रहे हैं, बोलेगा बंदा आपको जहाँ जाना है उसी डेस्टिनेशन का नाम बोलता है, कहता है ठीक है हमें भी लिफ्ट दे दीजिए, हम भी वहां तक चले जाएंगे। तो जब ये रेट्रोवायरस जा ही रहा है इसको कैंसर कॉज करने के लिए, तो हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करते हैं, इसके अंदर इंड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो अब जो ट्यूमर इंड्यूसिंग हो गया, ठीक है, जो पहले ट्यूमर इंड्यूसिंग था उसको आपने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया। आगे देखिए, द ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस हैज नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर। जो पहले क्या था, डिजीज कॉज करने का काम कर रहा था, आपने बड़ी चालाकी से उसी को यूज करके उसी को क्लोनिंग वेक्टर बना दिया, which is no more pathogenic to the plants but is still able to use the mechanisms to deliver genes of our interest, हमारे इंटरेस्ट का जीन को डिलीवर करने का काम करता है into variety of plants. Similarly, retroviruses have also been disarmed and are now used to deliver desirable genes into animal cells. So once a gene or a DNA fragment has been ligated into a suitable vector, it is transferred into a bacterial plant or animal host where it multiplies. ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन तैयार हुआ 5 मार्क्स का, दैट इज फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स। ठीक है, इसके बाद बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा पोर्शन जो है बचा हुआ है आपका इस चैप्टर में, बहुत हद तक तो मैंने आपको करा दिया है। सिर्फ आपका क्या बचा है, पीसीआर बचा हुआ है, और आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल तो पहले से शुरू से अभी तक आपने बहुत ज्यादा किया हुआ है, भले आपको पता नहीं चल रहा होगा कहाँ कहाँ आपने पढ़ा है, मैं उसको समराइज करूंगी तो आपको वो समझ आ जाएगा, है ना। चलिए, इसके आगे का जो डिस्कशन है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, किसी को क्लियर है, क्लियर है। चलिए लीव करती हूँ मैं।